जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों आज हम देखेंगे इस सीरीज का सेट नंबर 30। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पानी वानी पी लीजिए। आज का पहला प्रश्न अब आपके सामने है, इसको पढ़िए और राइट आंसर मेरे आंसर करने से पहले कमेंट कीजिए। पहला प्रश्न है आपसे, अशोक के किस शिलालेख यानी मेजर रॉक एडिक्ट में धम्म की व्याख्या, किसकी व्याख्या, धम्म की व्याख्या की गई है और इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन सी करेक्ट। शिलालेख 11 में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा और आप राइट आंसर वहां पे भी करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया। तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो दोस्तों 1765 में, आपको पता होना चाहिए, बैटल ऑफ बक्सर की समाप्ति के बाद। ठीक है, तो दोस्तों ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए इलाहाबाद की संधि जब होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे दीवानी राइट मिल जाता है और उसी दीवानी राइट के अंतर्गत दोस्तों कहाँ पे बंगाल में द्वैत शासन की स्टार्टिंग हो जाती है और वहीं पे मुर्शिदाबाद एक लोकेशन है, वहाँ का उप दीवान किसे नियुक्त किया जाता है, ये प्रश्न है आपसे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा दमदार हैं। तो दोस्तों सेशन के लास्ट तक बनेंगे तो आपको कम से कम 200 प्रश्न मिल जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा आज। अगला प्रश्न है आपसे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को क्या उत्तरदायित्व देता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर मेरे जवाब देने से पहले आप कमेंट कर देंगे, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा कौन करेगा, केंद्र सरकार। ये भी बात किसमें है, अनुच्छेद 355 में। कौन सा एंजाइम मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, पेप्सिन। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या करता है, ये एंजाइम मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है, कौन, पेप्सिन। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के किस नदी बेसिन में सबसे अधिक बीहड़ पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है चंबल बेसिन, ऑप्शन सी। आपने सुना होगा सोन चिरैया करके एक मूवी है, देख लीजिएगा, उसमें चंबल के डाकुओं को दिखाया गया है। ठीक है, तो चंबल नदी जब बहती है तो दोस्तों मिट्टी इतना बेकार है कि सब काट के बीहड़ क्षेत्र बना देती है, जिसको अवनलिका अपर्दन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, याद रखेंगे एग्जाम में प्रश्न बनेगा और जब आप सॉल्व कर देंगे तो आप एग्जाम को पास कर जाएंगे। ठीक है, और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, इसलिए पूरे सेशन के दौरान पूरे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चन का जवाब अपने कॉपी में लिखते रहिए और सेशन जब खत्म हो जाए तो अपना स्कोर साझा कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, इसमें ऊर्जा का जो पिरामिड है हमेशा कैसा बनता है, कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है हमेशा सीधा। तो इकोसिस्टम में ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, अकबर के शासनकाल में जो दहसाला प्रणाली थी को किसने विकसित किया था। तो दोस्तों अकबर के समय काल में जो दहसाला प्रणाली थी ये टोडरमल ने विकसित किया था। ठीक है, तो राजा टोडरमल का नाम आपने सुना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, बजट 2024-25 के अनुसार प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर AICT विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों रखा था एक्चुअली, तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी, लखनऊ में AICT का, ठीक है, उसको विकसित करने का प्रस्ताव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आज के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं आज के सभी प्रश्न। और इस सीरीज में अगर आप बने हुए हैं शुरू से लास्ट तक तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस अब मिल रहा होगा हर एक क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आज आप पहली बार आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए आपके एग्जाम ओरिएंटेड सभी विषय को PYQ के माध्यम से कवर करा रहा हूं मैं। ठीक है, हर एक चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, करंट अफेयर, उसके बाद दोस्तों मैराथन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ कराया जा रहा है। उसके लिए आप GS फोकस फैमिली का पार्ट बनिए, ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। बिल्कुल सब कुछ फ्री में अपने परिवार से ही सीख लेंगे, मीन्स की GS फोकस परिवार से। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद 40 में क्या है दोस्तों, ग्राम सभा के गठन से रिलेटेड बातें की जाती हैं। और अनुच्छेद 42 में दोस्तों क्या है, कार्यस्थली पर मानव के कार्य करने योग्य स्थिति का निर्माण करना और मातृत्व जो अवकाश है, जैसे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो काम कर रही है तो उसके लिए छुट्टी का प्रावधान भी अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 46 में क्या है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस जो माउंस है, ये किस ग्रह पर स्थित है? तो दोस्तों बताएं, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह पे। ठीक है, मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक है। शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं और शुक्र ग्रह का सबसे अधिक एल्बिडो इफेक्ट है, ये भी प्रश्न बनता है। और शुक्र ग्रह ही सबसे चमकीला इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार यही है। बृहस्पति ग्रह दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी बात आपसे पूछी जाती है। शनि के बारे में, सबसे हल्का ग्रह शनि है, ये भी प्रश्न आपसे बन जाता है। अगला प्रश्न देखें क्या है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, किसकी इकाई है? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है दोस्तों, खगोलीय दूरी की। ठीक है, किसकी? खगोलीय दूरी की। याद रखेंगे, अगर मोटा मोटी दूरी का भी रहा ना तो उसको भी आप ट्रिक कर लेंगे। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, किस मॉडल पर यह आधारित थी? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, मुझे विश्वास है कि आपको पता है, अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, कई बार बताया हूं, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। गाडगिल मॉडल पे दोस्तों कौन सी योजना आधारित है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, कौन सा डांस उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र से संबंधित है? मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट वांटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, चरकुला नृत्य। कई बार पूछा हूं, मैं बताता हूं आपको कि ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये राधा जी के जन्म की खुशी में अपने सर पे महिलाएं 108 दिया जला के डांस करती हैं, ये भी टॉपिक पूछा गया है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? किसमें? संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, और अपने वहां का जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे काम करता है। अपने वहां के वास्तविक शासक कौन है? वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के पास। नाम मात्र की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये सभी बातें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, पूछी जाती रही हैं, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट, समझाने का तरीका और क्वालिटी आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा, आपके पॉकेट से एक पैसा भी नहीं जाता है। ठीक है, और ऊपर से आप जीएस फोकस जैसे महान परिवार का हिस्सा बनते हैं। महान इसलिए क्योंकि आप जैसे महान लोग इससे जुड़ रहे हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वही पगला, वही बेवकूफ, वही शासक है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसमें? मोहम्मद बिन तुगलक। बुद्धिमान तो बहुत था, लिटरेट तो बहुत था, लेकिन इसने जिस योजना को शुरू किया वो सब विफल हुआ। ठीक है, तो उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर की थी। ओजोन छिद्र की बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, याद रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है वो ओजोन से रिएक्ट करके उसको कमजोर कर देता है। ये कई बार प्रश्न बना है तो आप याद रखेंगे, और बाकी हर एक सेशन में मैं बताता हूँ। ओजोन दिवस 16 सितंबर। ओजोन की थिकनेस डॉप्सन यूनिट में। ओजोन का जो संरक्षण है किस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है? तो ये भी पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। अब इतना कुछ जब आप जान लेंगे तो एग्जाम में बचेगा क्या? एग्जामिनर के पास बचेगा क्या भाई? अब तो सब कुछ पता है आपको। तो अगर आप जीएस फोकस फैमिली से पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ, कहता है ना, टिप ऑफ द टंग सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है? तो IIIT कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों ये आपको इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है,
क्रिप्स मिशन की, ठीक है, क्रिप्स मिशन को किसने एक टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं बताइए? चेक बाउंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो, तो किसने कहा था उत्तर दिनांकित चेक? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था? ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या है। मैंग्रोव वन के बारे में प्रश्न है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुनामी और चक्रवात से रक्षा करना। ठीक है, तो मैंग्रोव वन सिर्फ और सिर्फ सुनामी और चक्रवात से ही नहीं रिलेटेड काम करती हैं, यहाँ से बहुत सारे उपयोगी खाद्य पदार्थ भी लोग आसपास के लोग निकालते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे मेडिकल पर्पज से भी इनका यूज होता है। बाकी इस ऑप्शन में जो है वो है सुनामी और चक्रवात से रक्षा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है आपसे। दंडकारण्य क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों दंडकारण्य बताइए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। बाकी इसका विस्तार आपको उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश, तीनों में देखने को मिलता है और उसी के पास से इंद्रावती नाम की एक नदी भी निकलती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा माउंटेन पास जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के लहासा से जोड़ता है? तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, बोमडिला दर्रा। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? यह है बोमडिला दर्रा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी ध्यान से पढ़ेंगे आप। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। बलबन ने लौह और रक्त की पॉलिसी और सजदा और पैबोस करके प्रथाएं स्टार्ट करी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए एक पॉलिसी लेकर आया था और उसमें सहना ए मंडी करके एक उपाधि की उसने स्थापना करी थी। ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, उससे निकलने वाले किस हार्मोन का बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उससे निकलने वाले किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है, मोहरोविक असंबद्धता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो पृथ्वी की किन दो परतों के बीच पाई जाती है? तो दोस्तों बताएं, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाया जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसी को हम विस्तार में मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। ठीक है, और जो क्रस्ट का लेयर है दोस्तों, उसके बीच में जो सबसे ऊपरी क्रस्ट का लेयर है उसके बीच में भी कुछ असंबद्धता है। ठीक है, असंबद्धता का मतलब है दोस्तों कि उसमें कुछ पदार्थों में कुछ तो भेद है, कुछ अंतर है। ठीक है, तो जब हम सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट के बीच में देखते हैं कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी यानी कि असंबद्धता है, तो दोस्तों उसको हम कॉनरैडो डिसकंटिन्यूटी कह देते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा, यानी कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में कौन सा डिसकंटिन्यूटी है? कॉनरैडो। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए सारी डिसकंटिन्यूटी मैं डिस्कस कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। विजयनगर के किस शासक ने जो गजबेटकर करके एक उपाधि थी उसको धारण किया था? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय ने धारण किया था गजबेटकर का उपाधि। ठीक है, यानी कि एलिफेंट हंटर। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण मुख्य रूप से मानव शरीर की किस अंग में होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यकृत यानी कि लीवर में होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, भारत की जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तो मैं कई बार बताया हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये है दोदा बेट्टा। ठीक है, और दोदा बेट्टा का अगर हम अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है बड़ा बेटा। जैसे अभी आपके वीडियो के एक एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था कि दोस्तों जो कुद्रेमुख है, ठीक है, जो
एक्चुअली कर्नाटक में पाया जाने वाला एक पर्वतों का मतलब समूह है, ठीक है। उसमें एक पर्वत है, उसको कुद्रेमुख कहा जाता है। तो दोस्तों कुद्रेमुख का अर्थ क्या है? तो दोस्तों घोड़े के मुख के समान। वैसे ही डोडा बेट्टा का अर्थ पूछ ले तो दोस्तों बड़ा बेटा होगा। ये सारी बातें ना अपने दिमाग में छाप लीजिए। एग्जामिनर अगर खुरापाती होगा ना तो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों अनाईमुडी है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। गुरु शिखर कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए। मध्यकालीन भारत में जो फवाझील शब्द है उसका क्या अर्थ था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है अतिरिक्त राजस्व जो इक्तदार राज्य को देता था उसको क्या बोलते थे? फवाजील, ठीक है। तो अतिरिक्त राजस्व जो क्या करता था? इक्तदार राज्य को देता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है आपसे। जो कैल्विनेटर है या क्रैब चक्र है, क्या दोस्तों? कैल्विनेटर और या क्रैब चक्र कोशिका के किस भाग में ये संपन्न होता है? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। भारत में मानसून के फटने यानी बर्स्ट ऑफ मानसून के लिए उत्तरदायी पूर्वी जेट स्ट्रीम कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास, ठीक है। तो याद रखेंगे बर्स्ट ऑफ मानसून के लिए यानी कि भारत में जो मानसून फटता है उसके लिए जिम्मेदार उत्तरदायी पूर्वी जेट स्ट्रीम 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर खड़ी होती है, स्थित होती है और वही करती है ये कांड। किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो दोस्तों जहांगीर, ठीक है। और इसी के दरबार में कौन आया था दोस्तों? 1608 में विलियम हॉकिंस, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या है दोस्तों? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग तब होता है जब पिता और माता का जो आरएच है वो जो आरएच कारक है, फैक्टर है, वो क्रम से होता है। तो दोस्तों देखिए इस बीमारी की वजह से सिर्फ एक ही बच्चा एग्जिस्ट कर पाता है, आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी RH प्लस और RH माइनस जब हो जाता है, ठीक है, माता और पिता के ब्लड में अंतर जो RH फैक्टर है तब ये बीमारी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है अष्टछाप कवियों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विट्ठल नाथ के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का कोरोमंडल तट किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों बताएं। कोपेन क्लाइमेट अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है AS, यानी कि याद रखेंगे कोपेन क्लाइमेट मैंने पढ़ाया है, ज्योग्राफी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं टाइलिन, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किस वर्ष की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी 1575 में, ठीक है। तो इबादत खाना की स्थापना अकबर ने 1575 में की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है। जो सारगासो सागर है ये किस महासागर में स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। मराठा प्रशासन में जो मजमूनदार का मुख्य कार्य था वो क्या था? तो दोस्तों मराठा प्रशासन में मजमूनदार नाम कितना मतलब बढ़िया है नहीं? तो इसको हम अकाउंट्स का कार्य मतलब ये अकाउंटेंट के रूप में कार्य करते थे। कौन? मजमूनदार, ठीक है, कौन? मजमूनदार देखिए कई बार बोल दिया, अब आप भूलेंगे नहीं, अकाउंटेंट हुआ करते थे। DNA के द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी? तो बताइए, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों वॉटसन और क्रिक ने मिलकर की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। जनगणना 2011 यानी सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सबसे कम है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी श्रावस्ती में सबसे कम लिटरेसी आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनभद्र में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन सी जौनपुर को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? दोस्तों आप बताइए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान, ठीक है। और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा आपसे। उत्तर प्रदेश का जो ऊर्जा केंद्र है वो कौन है? सोनभद्र है, ये भी याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों भारत के बारे में है। तो दोस्तों 382 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है दोस्तों? बिहार का। और पूछा गया था आरओ के पेपर में अभी हाल फिलहाल में। और सबसे कम किसका जनसंख्या घनत्व है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। याद रखेंगे, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी, गंगा रिवर बेसिन की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिजनौर से। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में 108 दीपकों के साथ किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको पहले से पता है, चरकुला नृत्य को किया जाता है। ठीक है, और किस खुशी में? राधा जी के जन्म की खुशी में। ठीक है, जो अमी हलाहल मद भरे है, ठीक है, ये पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अमी हलाहल मद भरे, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों रसलीन है इन पंक्तियों के रचयिता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। उत्तर प्रदेश में जो संसदीय सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं, ये इनकी संख्या कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 80 सीटें हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर यानी डिकेडल ग्रोथ रेट क्या थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 20.22%। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 20.22% की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। केन नदी उत्तर प्रदेश के किस नदी में जाकर मिलती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यमुना। यमुना की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, यमुना के बाएं तट पे जाके मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में कुल कितने मंडल हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 मंडल आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है सोपान कृषि, इसको हम टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है। चिदम्बरा पुस्तक के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं वो कौन से कवि हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है। उत्तर प्रदेश में भारतीय कला परिषद कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी में। ठीक है, तो भारतीय कला परिषद कहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो वाराणसी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे पूछा है क्या? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लिंगानुपात, सेक्स रेशियो वाला, समझ रहे हो आप? पता चले आप गलत करके आ रहे हो, तो इसमें जौनपुर आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपसे, यमुना नदी, यमुना रिवर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो दोस्तों ये तो बहुत इजी हो गया आपसे। ठीक है, और इसको हम कहते हैं प्रयागराज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो होता है कभी कभी एग्जामिनर इजी क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। द पोस्टमैन किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक की कृति है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। तो द पोस्टमैन किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक की कृति है? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है आपसे,
विजयनगर साम्राज्य यानी विजयनगर एम्पायर में आयंगर व्यवस्था के अंतर्गत कितने ग्रामीण अधिकारियों का समूह होता था? तो दोस्तों आयंगर व्यवस्था किससे जुड़ा है? विजयनगर साम्राज्य से। तो दोस्तों बताएं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। ठीक है, तो आयंगर व्यवस्था के अंतर्गत कितने ग्रामीण अधिकारियों का समूह ये हुआ करता था? तो दोस्तों 12 अधिकारियों का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 26। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। किसी धर्म को मानने न मानने या किसी और धर्म को मानने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। दोस्तों धार्मिक कर के प्रति जो छूट की बात है वो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। गिफिन वस्तुएं अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का अपवाद मानी जाती हैं? तो दोस्तों गिफिन वस्तुएं अर्थशास्त्र के अगर बात करें जो मांग का नियम है उसका अपवाद मानी जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता क्या एक्चुअली इसमें, जैसे मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 किलो सेब का दाम अगर 150 रुपया है और वहीं पे 1 किलो आलू का दाम 25 रुपया है, कल को मानिए कि ऐसा मतलब सूचना मिले कि अब जो आलू की कीमत है वो अगले दिन 30 उसके बाद बढ़ती जाएगी, तो दोस्तों हमारी यानी सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है, एप्पल तो हम खा ही लेंगे बाद में लेकिन आलू पहले अधिक से अधिक खरीद के रख लेते हैं क्योंकि इसका दाम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे वस्तुओं को हम गिफिन गुड्स कहते हैं और ये मांग के नियम के विपरीत काम करती हैं, मतलब वस्तु का दाम भी बढ़ रहा है उसका डिमांड भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है। पाषाण काल के किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, बुर्ज होम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 64 नंबर का बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है। चोल काल के दौरान जो पेरुंड्रम शब्द है, तो दोस्तों क्या नाम है इसका? पेरुंड्रम शब्द। ठीक है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है उच्च श्रेणी के अधिकारियों के लिए पेरुंड्रम शब्द चोल काल में प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या है। जो लोक लेखा समिति है, क्या दोस्तों लोक लेखा समिति, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में वृद्धि करने का क्या परिणाम होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाजार में तरलता कम होती है। ठीक है, इससे क्या होता है? बाजार में तरलता कम हो जाती है। हथनोरा नामक स्थान से किस काल के मानव जीवाश्म की खोज की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, निम्न पूरा पाषाण काल के समय काल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या है। पल्लव शासक जो नरसिंह वर्मन प्रथम है ने किस चालुक्य राजा को हराकर वातापिकोंड की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों पल्लव शासक नरसिंह वर्मन किस चालुक्य राजा को हराकर वातापिकोंड की उपाधि धारण की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। संविधान के किस संशोधन यानी अमेंडमेंट के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? तो दोस्तों ये है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत यानी आर्टिकल 31 के अंतर्गत हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा के आर्टिकल 300A के अंतर्गत क्या बना दिया गया दोस्तों? इसको लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है। मुद्रा अवमूल्यन करेंसी डिवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्यात को बढ़ावा देना। याद रखेंगे क्या करना? निर्यात को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या है। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों दंती दुर्ग थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल राष्ट्रकूट राजवंश के मुझे लगा कुछ और प्रश्न है क्या। अगला प्रश्न देखें क्या है। होता है दोस्तों कभी कभी, जैसे अगर मुझे थोड़ा भी मिस्टेक का वो होता है ना अंदेशा, तो मैं तुरंत वहाँ पे रुक जाता हूँ, लेकिन ठीक था वो। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ा गया था? तो दोस्तों इस समय पे कौन थे? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या है। लॉरेंज कर्व का उपयोग अर्थशास्त्र में क्या मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आय की असमानता मापने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस राज्य के राजवंश शासकों द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पल्लव। ठीक है, तो पल्लव राज्य के राजवंशों के द्वारा कराया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 360 में वित्तीय आपातकाल और 368 में दोस्तों संविधान संशोधन से संबंधित बातें हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है? क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है दोस्तों वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों मध्य पाषाण काल की बात हो रही है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। तो दोस्तों यहाँ पे जो बागौर है राजस्थान का, वहाँ से। ठीक है, तो याद रखेंगे निम्नलिखित में ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखें क्या है, संगम काल के दौरान जो कुरिंजी शब्द का तात्पर्य है वो किस प्रकार की भूमि से था? आपको पता है कुरिंजी नाम की एक फूल होती है, पुष्प होती है, जो 12 साल में एक बार खिलती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है पहाड़ी भूमि से। ठीक है, तो कुरुंजी शब्द का तात्पर्य संगम काल में किससे था? पहाड़ी भूमि से। और कुरुंजी नाम की एक पुष्प भी होती है, 12 साल में एक बार उसमें पुष्प आते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। कैग अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर बताएं, कमेंट करें। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आपसे पूछा गया है, कौन सा देश 2027 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड करेगा। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा करंट अफेयर का। ठीक है, भारत में 100 मेगावाट एआई अवसंरचना विकसित करने के लिए टाटा समूह ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ओपन एआई के साथ, याद रखिएगा ओपन एआई के साथ टाटा कंपनी ने 100 मेगावाट एआई अवसंरचना विकसित करने के लिए क्या किया है? समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अटल कैंटीन का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला किन दो टीमों के बीच खेला जाएगा? तो दोस्तों खेला गया ऐसा प्रश्न आपसे बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के बीच। भारत ने किन शहरों में विमानन कौशल हब स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों विमानन कौशल हब स्थापित करने के लिए फ्रांस से समझौता किया है, बताइए। तो भारत के किन शहरों में? 85 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कानपुर शहर में, लुधियाना शहर में, भुवनेश्वर शहर में, हैदराबाद और चेन्नई में। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? विमानन कौशल हब यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने किस देश के साथ पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों बताइए पैक्स सिलिका घोषणा पत्र किसके साथ? 86 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका के साथ। नवीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो कहां पे किया जाएगा? 87 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो नवीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का जो आयोजन है, ठीक है, और यहाँ पे नौसेना प्रमुखों का जो सम्मेलन है वो विशाखापत्तनम में कंडक्ट होगा। मेरी परंपरा मेरी विरासत, ये पहल जो है मुख्य रूप से किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? दोस्तों 88 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा
मेरी परंपरा मेरी विरासत लॉन्च की गई है। ठीक है। भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी केन्या के साथ। ठीक है। हाल ही में निधन हुआ डॉक्टर रिकी एजे सिंह कौन किस लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद थे? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी शिलांग मेघालय के। ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, हाल ही में चर्चा में रहा जो नंधौर वन्यजीव अभयारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तराखंड में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। जो कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी असम में। अगला प्रश्न है आपसे, वर्ष 2026 में अर्थसाट प्राइज की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो दोस्तों अर्थसाट प्राइज की मेजबानी बताइए। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो देशों के मुख्य भूमि को अलग करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों स्पेन और मोरक्को को ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रहा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट जो कनलाओन है ये किस देश में स्थित है? दोस्तों 95 का राइट आंसर है ऑप्शन सी फिलीपींस में आपको मिलेगा कौन सा वोल्केनो? तो दोस्तों माउंट कनलाओन। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची। ठीक है। तो याद रखिएगा एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 चलिए देखते हैं। थाई बहन नहीं दोस्तों थाई बहत है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है थाई बहत? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड का जो क्या है बताइए आधिकारिक जो ऑफिशियल मनी है वो थाई क्या है बहत। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। यानी कि 20 फरवरी को। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अफ्रीकी देश कन्या की राजधानी का नाम क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। सभी लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों बताइए अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी का नाम क्या है? क्या नैरोबी है? तो जी हाँ, तो नैरोबी नाम है। याद रखेंगे। इस तरह टॉप 100 क्वेश्चन आपने देख लिया और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। उसके पहले इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। और अगले क्लास में भी हम बात करेंगे अगले टेस्ट के ऊपर। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।